हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ओएसोफेगस देख लिया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्टमक। आज हम स्टमक के बारे में बात करेंगे, स्टमक की हिस्टोलॉजी देखेंगे, स्टमक का क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो जे शेप्ड में होता है। अगर हम स्टमक को देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एसोफेगस हमारा आ रहा है, एसोफेगस, यहां पर ओएसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल्स की बनी हुई बैंड होती है। इस मसल की बनी हुई बैंड को हम कहते हैं स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम कैसे याद रखेंगे? गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक एंड एसोफेजियल इज रिलेटेड टू द स्टमक। तो ऐसा स्फिंक्टर जो स्टमक और ओएसोफेगस, क्योंकि इसके ऊपर ये स्टमक ओएसोफेगस है, दिस इज द ओएसोफेगस, तो जो ओएसोफेगस और स्टमक के बीच का स्फिंक्टर होता है उसे हम गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। मैंने कहा स्फिंक्टर क्या चीज है? कुछ नहीं है स्फिंक्टर, इट इज अ प्यू, समझे जैसे रबर बैंड होता है। तो क्या बताएंगे हम? इट इज रबर बैंड ऑफ मसल। सीधी भाषा में अगर हम ये समझना कि ये मसल्स की बनी हुई एक रबर बैंड होती है जो फूड के मूवमेंट को वन वे डायरेक्शन में रखती है। फूड यहां से अंदर तो आएगा लेकिन यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो स्फिंक्टर का काम क्या होता है? इट अलाउ द फूड टू मूव इन वन वे। ये फूड को एक वे में मूव करने के लिए अलाउ करता है। फिर यहां पर दो स्फिंक्टर यहां पर होते हैं। एक स्फिंक्टर ओएसोफेगस स्टमक के बीच में होगा, दूसरा स्फिंक्टर, फिर से स्फिंक्टर क्या है? कुछ नहीं है, मसल्स की बनी हुई रबर बैंड है। इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों कह दिया हमने? अभी पता चल जाएगा क्यों कहा पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक का ये वाला भाग जो हार्ट के पास में होता है, हमारे हृदय के पास में होता है, इसे हम कार्डिया कहते हैं। कार्डिया बिकॉज इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है और हार्ट रिलेटेड टू द हार्ट, कार्डिया इज रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डिया वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, तो क्योंकि ये भाग बिल्कुल हार्ट के पास में होता है तो इसलिए इसको कार्डिया कहा जाता है। नाउ दिस इज द फंडस, इसको हम फंडस कहते हैं, इसको फंडस कहते हैं। ये बॉडी ऑफ द स्टमक एंड दिस इज द पाइलोरिस। पाइलोरिस ऑफ द स्टमक, ये वाला भाग पाइलोरिस है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि इसे हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों कहा। अरे इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज दिस स्फिंक्टर इज प्रेजेंट नियर द पाइलोरिस, क्योंकि ये पाइलोरिस के पास में प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कह दिया। स्टमक के इनर वॉल में किसी भी एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पार्ट अगर हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी पार्ट आप चाहे
एसोफेगस को कट कर लें, स्टमक को कट कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करें या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को कट करेंगे, आप जब काटेंगे, दिस आर द ट्यूब, ये ट्यूब है, आप जब काटेंगे तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 4 लेयर दिखाई देगी। जो इनर मोस्ट लेयर होगी दैट इज द म्यूकोसा। तो म्यूकोसा, स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वो फोल्ड हो जाती है और उस फोल्ड को, द फोल्ड ऑफ म्यूकोसा इज कॉल्ड रुगे। ऐसा कुछ फोल्ड हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे हम? रुगे है। क्या काम है? कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ रफ सरफेस देता है ताकि फूड स्लिप ना करे। यहां पर रुगे। हमने कहा, अब म्यूकोसा मैंने कहा, इसके नीचे सब म्यूकोसा होता है, तो थोड़ा सा हम इसकी स्टमक की हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। क्या हिस्टोलॉजी है, किन किन लेयर से मिलकर बना है। तो सपोज अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट लें, मान लो स्टमक है, तो इसको हम ट्रांसवर्सली कट कर ले, थिन स्लाइस कट करके निकाले, पतली सी लेयर हम कट करके निकाले। सपोज दैट ये मैं काट के निकाल लिया, एक थिन स्लाइस हम कट करके निकाल रहे हैं, यहां से एक थिन स्लाइस काट के निकाल दिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम करें। क्या किया हमने? ट्रांसफर सेक्शन, एक पतली सी स्लाइस, थिन स्लाइस कट किया और इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 4 लेयर होंगे। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, द इनर मोस्ट लेयर इज द म्यूकोसा। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो हमने थोड़ा सा इस तरह का इसको दिखाया है, शेप जो इसका है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरिस्टेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट परफॉर्म करता रहता है लगातार, इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता रहता है। तो आप यूँ समझिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट दिखा दिया। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी दैट इज द म्यूकोसा। ये आपकी ये लेयर म्यूकोसा है। यही म्यूकोसा क्या हो गई है, यहां पर फोल्ड होकर कुछ रैज्ड स्ट्रक्चर बना ली है। क्या कर दिया? रैज्ड स्ट्रक्चर बनाई है और उसी को हमने रुगे कर दिया, जो सिर्फ करता क्या है, फ्रिक्शन देता है, रफ सरफेस देता है ताकि फूड स्लिप ना करने पाए। नाउ बिलो द म्यूकोसा, इस म्यूकोसा के नीचे आपको सब म्यूकोसा दिखाई देगा। दिस इज द सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा है। एंड दिस इज द म्यूकोसा। अब इस म्यूकोसा के नीचे आपको मस्क्यूलरिस, तीसरी लेयर मस्क्यूलरिस आपको दिखाई देगी। मस्क्यूलरिस, हमने कहा इस मस्क्यूलरिस को 2 लेयर में डिवाइड करते हैं। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ मसल सेल। कौन सा मसल सेल प्रेजेंट है इस मस्क्यूलरिस में, मस्क्यूलरिस के किस लेयर में कौन सा मसल सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखेंगे 2 पार्ट में किस में डिवाइड किया। ये पूरा क्या है? दैट इज द मस्क्यूलरिस। ये पूरा मस्क्यूलरिस है। नाउ दिस मस्क्यूलरिस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। 2 लेयर में डिवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ मसल सेल, क्योंकि इसके एक लेयर में जो मसल से प्रेजेंट है वो सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर वे में प्रेजेंट है, और एक लेयर में वो लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है। तो ठीक है, देखते हैं। सपोज दैट इसको अब हम 2 लेयर में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 2 लेयर है। तो ये जो मस्क्यूलरिस 2 लेयर में डिवाइड है, तो जो इनर वाला लेयर होता है मस्क्यूलरिस का, दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर
सर्कुलर मसल्स, इसीलिए उसको हम सर्कुलर लेयर कहते हैं, सर्कुलर लेयर ऑफ द मस्कुलरिस। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे ऐसे आपको मसल सेल इस तरह कुछ दिखाई देंगे। सपोज दैट आप मसल्स को देखेंगे ये बड़े इलोंगेटेड होते हैं, तो आप इसको उठाकर अगर ऐसे एक मसल सेल को उठाऊं और ऐसे कर दूं, तो आप जब कट करेंगे तो आपको ऐसी ही लाइनिंग दिखाई देगी। तो यहां पर बिल्कुल वैसी ही लाइनिंग आपको जब ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। इस मस्कुलरिस का जो आउटर लेयर होगा उसमें जो मसल सेल प्रेजेंट होते हैं वो ट्यूब के हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होंगे। सपोज दैट अगर ये स्टमक है तो इस तरह होंगे। अब आप इसको अगर कट करोगे तो यहां पर ये वाला सेल कैसे दिखाई देगा? डॉट डॉट दिखाई देगा। तो आपको ये मतलब ये जो है बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल वे में। हमने कट किया तो हमें ऐसे डॉट डॉट दिखाई देंगे। क्योंकि इसमें मसल्स हॉरिजॉन्टल वे में है तो हमने इसे क्या कहा? लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्कुलरिस। क्योंकि यहां से यहां तक पूरा ये मस्कुलरिस है, तो ये वाला लेयर सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस एंड दिस लेयर इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ द मस्कुलरिस। हमने किसके बेसिस पर इसे डिवाइड किया? मसल सेल के शेप के बेसिस पर, किस अरेंजमेंट के बेसिस पर, किस वे में अरेंज है। नाउ फोर्थ लेयर इज द सेरोसा। अब ये जो फोर्थ लेयर होगा दैट इज द सेरोसा। आपको जो फोर्थ लेयर दिखाई देगी दैट इज सेरोसा। सेरोसा तो आउटर मोस्ट लेयर आपको क्या दिखाई देगी? सेरोसा। अगर सपोज दैट हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें, क्योंकि समझ नहीं आया इसमें, ठीक है, समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। सपोज दैट हम हर एक लेयर को खींच के निकाल दें, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन अपने को तो सिर्फ समझना है, तो समझने के लिए हम क्या करते हैं? हर एक लेयर को खींच के जरा सा निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्या शेप है इनको। ठीक है, खींच के निकाल लेते हैं। अभी इस स्टमक के बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या करें? इसको हर एक लेयर को खींच के निकालते हैं, खींच के देखते हैं। तो आप समझिएगा इसको, ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी ट्यूब के लेयर्स को खींच के निकालें, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये अपना म्यूकोसा हो गया, ठीक है, ये वाली लेयर, ठीक है, म्यूकोसा हो गया। मैं यहां में लिख दे रहा म्यूकोसा। हमने क्या क्या खींच करके निकाला है इसको, तो ये देखो आप, म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या किया हमने? खींच कर निकाल लिया। तो ये वाली लेयर क्या है? सब म्यूकोसा। तो इस म्यूकोसा, नाउ दिस इज द क्या है? दिस इज सब म्यूकोसा। क्योंकि हमने देखो सब म्यूकोसा के अंदर से खींच के म्यूकोसा को निकाल दिया। अब म्यूकोसा को भी हम खींच के बाहर निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? म्यूकोसा निकाला, सब म्यूकोसा।
अब सब म्यूकोसा को भी हमने खींच के निकाला, तो ये वाली लेयर हमारी क्या होगी, ये वाली जो तीसरी होगी, दिस इज द मस्क्यूलरिस, यही तो मस्क्यूलरिस होगी ना, बिल्कुल यही मस्क्यूलरिस होगी। बिल्कुल यही मस्क्यूलरिस होगी। और ये लेयर हमारी, ये लेयर जो यहां से अब निकलेगी, दैट इज द सेरोसा। हमने हर एक लेयर को खींच के निकाल दिया, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। इस मस्क्यूलरिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो आप अगर देखेंगे इसको तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ये सर्कुलर लेयर जिसमें मसल्स क्या हैं, सर्कुलर, मतलब सर्कुलर वे में प्रेजेंट है, और जो इस मस्क्यूलरिस का जो अपर लेयर है दैट इज द ऐसे होंगे भाई, ये वाले सेल इस तरह कुछ प्रेजेंट, तो हमने काट दिया है तो ऐसे दिखाई देंगे। ये क्या थे, सर्कुलर लेयर था, और ये लॉन्गिट्यूडनल, जो बाहर वाला लेयर है लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ये यहां से यहां तक ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कुछ इस तरह स्टमक के या एलिमेंट्री कैनाल में ये 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा को हमने खींच के निकाला। ये मस्क्यूलरिस में हमने देखा 2 लेयर हमें दिख रहा है, मस्क्यूलरिस का जो इनर लेयर है दैट इज द सर्कुलर लेयर, और जो आउटर लेयर दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और इसके बाहर ये सेरोसा आपको दिखाई दे रहा है, सेरोसा। इसका मतलब ये चारों लेयर किस में होंगे, स्टमक में होंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी हमें समझ में आ गई कि 4 लेयर स्टमक में होंगे। थोड़ा सा स्टमक में देख लेते हैं कि और क्या क्या स्टमक के बारे में हमें जानना है। स्टमक के म्यूकोसा में, इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक पिट्स आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट। स्टमक के म्यूकोसा में, इसका मतलब ये म्यूकोसा, स्टमक के म्यूकोसा में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं ये पिट है, इसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक पिट। स्टमक के किस भाग को क्या कहेंगे वो हमने आपको बता दिया। यहां पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, यहां पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, दैट ऑल आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव टोल्ड यू। नाउ हमने कहा इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट और यू कैन से पिट्स आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट। इसको क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। बिलो द गैस्ट्रिक पिट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड। इसी गैस्ट्रिक पिट के नीचे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो अगर हम देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर हम देखें ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। गैस्ट्रिक पिट है ये, इसी गैस्ट्रिक पिट के नीचे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक। ये भी याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, म्यूकोसा में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड, नाउ दिस
गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज 3 टाइप ऑफ सेल। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के सेल देख लेते हैं। पहला तो म्यूकस नेक सेल है। नेक आप जानते हैं जो बिल्कुल गले के पास हो, तो नेक के पास है, तो ये म्यूकस नेक सेल है। क्या आप कहेंगे इसको आप कह सकते हो म्यूकस नेक सेल कहेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या कहेंगे, म्यूकस नेक सेल। और क्या आप इसे कह सकते हो, आप इसको गॉबलेट सेल्स भी कह सकते हो। ये म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस नेक सेल है, आप इनको गॉबलेट सेल्स भी कह सकते हो। नाम क्यों पड़ा इनका म्यूकस नेक सेल, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। इसमें यहाँ पे ये जो सेल है म्यूकस नेक सेल, जिसे हमने गॉबलेट सेल कहा, ये म्यूकस का सिक्रेशन कहते हैं। तो ठीक है, दूसरा जो सेल होगा, पहला सेल तो म्यूकस नेक सेल, सेकेंड सेल ऑक्जेंटिक सेल। और कौन से सेल होंगे, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं। कलर हमारे पास है नहीं, ब्लू और ब्लैक ही है, तो डिफरेंट कलर होता तो मैं बिल्कुल आपको दिखाता। सपोज ये कुछ सेल ऑक्जेंटिक सेल है, ये ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। इस ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल भी कहते हैं, ठीक है। कुछ सेल जिसे आप चीफ सेल भी कहते हो या पेप्टिक सेल भी कहते हो, पेप्टिक सेल। तो ये 3 तरह के सेल हर एक ग्लैंड में आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रेट करता है, सीधी सी बात है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्स से याद रखो कि ऑक्स क्या होता है, बहुत गुस्सैल होता है, तो इसका मतलब ये कुछ खतरनाक चीजें सिक्रेट करेगा। तो सिक्रेट क्या करेगा, ये सिक्रेट करेगा HCl का सिक्रेशन करता है। कौन, ऑक्जेंटिक सेल, जिसे हमने पैराइटल सेल भी कहा था, HCl का सिक्रेशन करता है। और किसका करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का भी सिक्रेशन करता है, जिसे हम कैसल्स एक्सट्रिंजिक फैक्टर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कैसल्स एक्सट्रिंजिक फैक्टर का, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। ये कौन, कैसल्स एक्सट्रिंजिक फैक्टर। कौन सिक्रेट करता है कैसल्स एक्सट्रिंजिक फैक्टर को, ऑक्जेंटिक सेल। पहला तो HCl का सिक्रेशन करेगा ऑक्जेंटिक सेल, और दूसरा सेकेंड इट सिक्रेट कैसल्स एक्सट्रिंजिक फैक्टर, ठीक है। इस चीफ सेल का काम क्या है, अगर चीफ है तो काम भी चीफ जैसा होगा, बिल्कुल होगा चीफ जैसा। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का चीफ काम क्या है, फूड का डाइजेशन करना है ना, मेनली जो इनका काम है, चीफ फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट द फूड। इसका मतलब ये चीफ सेल है, इसका मतलब है कि ये डाइजेशन में हेल्प करेगी। ये 3 तरह के एंजाइम सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करेगा। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगा, अभी आगे हम इसको देख लेते हैं। तो 5 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। कौन कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है ये, पहली चीज तो ये पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे लिखते हैं इसको। क्या बताया मैंने, ये जो चीफ सेल है जिसे हमने पेप्टिक सेल कहा, एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ठीक है। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रेट करता है, इसी को आप गॉबलेट सेल भी कहते हो, गॉबलेट सेल।
क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस हमारे बॉडी में जितने भी ट्यूब हैं, नॉट ओनली द एलिमेंट्री कैनाल, वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ट्रांसपोर्टिव ट्यूब, बस सारे ट्यूब की बात करें, जो भी ट्यूब हमारे बॉडी में है, हर ट्यूब का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसमें म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल या म्यूकस जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन वो करता है। तो पहला तो म्यूकस नेक सेल, इसे गॉबलेट सेल कहते हैं, ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। काम क्या है इस म्यूकस का? इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भाई साहब ऑक्जेंटिक सेल है, जो HCl का सिक्रेशन करते हैं, कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। नाउ दिस म्यूकस फॉर्म a thin layer around the stomach। ये म्यूकस क्या करता है? ये देखो, ये म्यूकस की मैं लेयर बना रहा हूं। ये म्यूकस क्या करता है? स्टमक के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, पतली सी लेयर बनाता है। दैट म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl। अगर ये कहीं पर म्यूकस की लेयर टूट जाती है या पतली हो जाती है, तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलने वाला सेल, मान लो HCl, अब ये HCl डायरेक्ट स्टमक के वॉल के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या करेगा? इट विल बर्न द सेल्स और इट विल बर्न द वॉल ऑफ स्टमक। ये HCl क्योंकि कंसंट्रेट फॉर्म में है तो कोरोजिव नेचर में है, ये जला देगा, और जला देगा तो उस एक वुंड बनेगा, घाव बनेगा, और उसी घाव को हम क्या कहते हैं डॉक्टर? उसी घाव को अल्सर कहते हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने अल्सर आ जाए, स्टमक में अल्सर, तो कुछ नहीं, अल्सर क्या है? अल्सर कैसे बनता है? HCl के एक्शन की वजह से म्यूकस लेयर जहां पे टूट जाती है या म्यूकस की लेयर जहां पर बहुत पतली हो जाती है, देन HCl विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ स्टमक, so it will burn the wall of stomach and cause and make a wound. That wound is called ulcer। उसी घाव को हम अल्सर कह देते हैं। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, क्योंकि ये स्टमक के चारों ओर एक वॉल बनाता है और स्टमक को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन है। अच्छा, दूसरा क्या? ऑक्जेंटिक का क्या है? ठीक है, देखते हैं ऑक्जेंटिक का क्या है। भाई साहब, ऑक्जेंटिक, इसी को हम पैराइटल सेल भी कहते हैं। आपको याद कैसे रखना है? ऑक्स, बड़ा गुस्सैल होता है वैसे तो ऑक्स, और गुस्सैल होगा तो भाई ये भी बहुत डेंजरस सेल है। तो अगर डेंजरस है तो डेंजरस चीजें भी सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? HCl सिक्रेट करेगा। और क्या सिक्रेट करेगा? दूसरी ये चीज हमने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया था, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इन दो चीजों को ये सिक्रेट करेगा। एक तो HCl को सिक्रेट करेगा और दूसरा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन दोनों का। अच्छा, HCl का काम क्या है देखते हैं। पहला HCl का काम, इट विल किल द माइक्रोब विच कम along with the food. We eat food, millions of microbes are present in the air. They are cosmopolitan, they are present everywhere. So they will come along with the food in our stomach. Here HCl kill the microbe. HCl क्या करेगा? कंसंट्रेट फॉर्म में है, ये कंसंट्रेट है तो क्या करेगा? माइक्रोब्स को किल करेगा। पहला फंक्शन तो ये है कि ये किल करेगा किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, ये HCl का काम है उसे किल करना। ठीक है, दूसरा काम क्या है इस HCl का? सेकेंड काम, दूसरा HCl का काम ये है कि ये HCl पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है और ये पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ये HCl गिव एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिनोजन टू चेंज इन पेप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्योंकि पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो इसका मतलब है कि HCl
इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन सो दैट प्रोटीन कुड बी डाइजेस्ट इनटू पेप्टाइड। ठीक है, तीसरा काम क्या है? पहला काम फिर से आई टोल्ड यू इट विल किल द माइक्रोब। सेकेंड, it will change the inactive pepsinogen into pepsin so that protein enzyme could be digest. Now third, HCl फेरिक आयन को, फेरिक आयन क्या होता है? Fe3 पॉजिटिव। हमारे फूड में जो आयन प्रेजेंट होता है, फेरिक आयन, जो आयरन प्रेजेंट होता है हमारे फूड कंपोनेंट में, जो भी आप फूड कंपोनेंट लेते हैं उसमें जो आयन प्रेजेंट होता है वो इस फेरिक आयन के फॉर्म में होता है, मतलब Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है। एंड आवर बॉडी कैन नॉट यूज दिस फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव, वी कैन नॉट एब्जॉर्ब, वी कैन एब्जॉर्ब ओनली Fe2 पॉजिटिव आयन विच इज कॉल्ड फेरस आयन। हम फेरिक आयन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, हम फेरस आयन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। HCl का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये HCl इस फेरिक आयन को रिड्यूस करता है, इस फेरिक आयन को फेरस आयन में क्या करेगा? बदलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये HCl, नाउ HCl अगला फंक्शन, HCl convert the ferric ion Fe3 positive ion into Fe2 positive ion which can absorb our body. Our body cannot absorb Fe3 positive. तो ये भी इसका फंक्शन है। किसका? HCl का फंक्शन है। तो ये HCl के फंक्शन आप इतना याद रखना है। माइक्रोब्स को किल करता है, एसिडिक मीडियम देता है ताकि पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तीसरा, Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव में बदलता है जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में बात करके हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, चीफ सेल जिसे हमने पेप्टिक सेल कहा। वैसे तो हम इतना ही जानते हैं कि स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है, लेकिन ये चीफ सेल या पेप्टिक सेल 3 एंजाइम को सीक्रेट करता है। कौन कौन से? पेप्सिनोजन, सेकेंड गैस्ट्रिक लाइपेज, एंड थर्ड रेनिन। 5 मिनट, ठीक है। चीफ सेल जिसे हमने पेप्टिक सेल कहा, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। 2 के फंक्शन हमने देख लिए, ऑब्जेक्टिव सेल के और म्यूकस नेक सेल के हमने देख लिए, फंक्शन देख लिए। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, पेप्सिनोजन की बात करें, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, इट कैन नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है। सपोज दैट अगर हमारा सेल, अगर ये स्टमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन को सीक्रेट कर देता तो क्या होता क्या? अरे ये सेल के ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता। अगर सेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता तो होगा क्या? याद करो, मैंने सेल मेम्ब्रेन जब आपको बताया था तो सेल मेम्ब्रेन में भी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये सेल पेप्सिन को सीक्रेट कर देता तो होता क्या? अरे सेल के ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता, देन सेल विल डिस्ट्रॉय, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता भाई ना। इसी वजह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट सेल हैं, कौन? पेप्टिक सेल, ये पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करता है जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। इसका मतलब ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसके ऊपर HCl, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, स्टमक का जो pH होता है, सलाइवा का pH, हमारे माउथ में जो pH होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो pH होगा, क्या होता है? पहली चीज
तो 6.8 हमारे माउथ का पीएच होता है, सलाइवा का पीएच, स्टमक का पीएच 1.8 और 1.8 दिस इज द पीएच ऑफ स्टमक। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो 7.8। याद रखने का तरीका देखो, 0.8 सब में कॉमन है, सलाइवा में भी 0.8 है, स्टमक में भी 0.8 है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 0.8 है। ठीक है, 6 + 1 7, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होगा? अरे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो पहले सलाइवा का 6.8, स्टमक का 1.8, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 0.8 सब में कॉमन है, 6 + 1 7, 7.8 होगा। मतलब स्लाइटली बेसिक होगा, तो कोई मैथ नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ एक लॉजिक है, एक ट्रिक है याद करने का, कोई मैथ नहीं है इसमें। ठीक है, तो स्टमक का पीएच कितना होगा बता दिया हमने। अब ये HCl क्या करेगा? इसको एसिडिक मीडियम में देगा, एसिडिक मीडियम देगा तो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में। नाउ ये पेप्सिन प्रोटीन पर अटैक करेगा, क्या करेगा? अटैक करेगा किस पर? प्रोटीन पर। और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? पेप्टाइड में तोड़ेगा। अब ये नई चीज़ पेप्टाइड कहाँ से आ गई, है ना? ये प्रोटीन को पेप्टाइड में, सिर्फ पेप्टाइड में तोड़ेगा, तो ये पेप्टाइड है क्या? कुछ नहीं है, समझना जरा। प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज द एमिनो एसिड। मतलब कि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज द एमिनो एसिड। सपोज दैट ये एमिनो एसिड है। इन एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। दीज एमिनो एसिड बाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ चैन ऑफ एमिनो एसिड, शॉर्ट चैन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की एक छोटी सी चैन बना लेंगे। द शॉर्ट चैन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड। क्या है पेप्टाइड? कुछ नहीं है, इट इज द शॉर्ट चैन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की एक छोटी सी चैन है, मतलब ये एमिनो एसिड जुड़ कर, एक दूसरे से जुड़ कर कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। ये देखो, ये एमिनो एसिड जुड़ गए ये, और देखो ये छोटी सी चैन बना लिए, इस चैन को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड। और ये कई पेप्टाइड एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। सपोज दैट ये भी एक पेप्टाइड है, ये भी एक पेप्टाइड है। अब ये पेप्टाइड जुड़कर एक लंबी लॉन्ग चेन बना लेते हैं, द लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड्स आर ज्वाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन। एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ये जुड़कर एक लॉन्ग चेन, ये पेप्टाइड क्या करेंगे? जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, और उस लॉन्ग चेन को हम क्या कहेंगे? उस लॉन्ग चेन को हम प्रोटीन कहेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं है पेप्टाइड, इट इज नथिंग, इट इज द शॉर्ट चैन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की जो छोटी सी चैन, कुछ एमिनो एसिड जुड़कर छोटी छोटी चैन बना लेती है। अमीनो एसिड की उन्हीं छोटी सी चैन को हम पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। बस इतना ही आपको जानना है। तो इसका मतलब ये पेप्सिनोजन HCl के प्रभाव से पेप्सिन में बदलेगा, पेप्सिन अटैक करेगा प्रोटीन को और तोड़ देगा किसमें? पेप्टाइड में। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ एमिनो एसिड नहीं बताया, याद रखना है। मैंने सिर्फ कहा स्टमक में सिर्फ प्रोटीन किस में तोड़ा जाएगा? पेप्टाइड तक तोड़ा जाएगा, क्योंकि पेप्टाइड तो देखो ना एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो अब ये पेप्टाइड कहाँ तोड़ा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा, एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा। नाउ दैट एमिनो एसिड इज यूटिलाइज आवर बॉडी। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ आपसे देख लेते हैं। पहला हमें समझ में आ गया, गैस्ट्रिक लाइपेज देखते हैं क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये लाइपेज कहीं वर्ड आ जाए तो समझ लेना ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। अब ये बड़ी कमाल चीज़ है कि लिपिड क्या हो गया भाई? लिपिड कह तो दिया लिपिड, लेकिन ये लिपिड है क्या? कुछ नहीं है। लिपिड है क्या? कुछ लिपिड कुछ नहीं है। लिपिड, अरे ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड कहते हैं। अब ठीक है, एक तो बताया, अब दूसरा एक नया नाम बता दिया।
लिपिड क्या है? लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। तो लिपिड है क्या? मैंने कहा ट्राइग्लिसराइड को लिपिड कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल क्या है? लिपिड। ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो ट्राइग्लिसराइड बनाता है। क्या मैंने बताया? कुछ नहीं बताया। मैंने कहा लिपिड, ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसका मतलब ये ट्राइग्लिसराइड है और इसी ट्राइग्लिसराइड को ही हम लिपिड कहेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि ट्राइग्लिसराइड को लिपिड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है और उसी को हम लिपिड कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये गैस्ट्रिक लाइपेज अटैक करेगा लिपिड को और ट्राइग्लिसराइड क्या दिखाया था मैंने? ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ा था। हाँ जुड़ा है ना। Fa इज द फैटी एसिड। फैटी एसिड G स्टैंड फॉर द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ा था और इसे ही मैंने क्या नाम दिया था? जब ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ जाए देन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये करेगा क्या? ये गैस्ट्रिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पर अटैक करेगा, ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करेगा और इसके एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा। ये देखो, मात्र एक फैटी एसिड को रिमूव करेगा। रिमूव 1 फैटी एसिड। ये देखो, एक फैटी एसिड क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब जब एक निकल गया तो बचेगा क्या? अरे जब एक फैटी एसिड निकल गया तो इसके पास 2 ही फैटी एसिड तो बचेगा। कोई भी बता सकता है कि एक फैटी एसिड निकल गया तो 2 फैटी एसिड बचा। तो इसे अब कहेंगे क्या? डाइग्लिसराइड कहेंगे, क्योंकि 2 फैटी एसिड जुड़ा है। एक निकल गया ना, तो अब क्या है? डाइग्लिसराइड। इसका मतलब है गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड पर अटैक करेगा और एक फैटी एसिड को रिमूव करेगा एंड it will change the lipid or triglyceride into डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। ये गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड को या ट्राइग्लिसराइड पर अटैक करके उसके एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा और उस ट्राइग्लिसराइड उस लिपिड को डाइग्लिसराइड में बदल देगा और फैटी एसिड में। तो यहां मैं लिख दूं क्या कर दिया? एक फैटी एसिड रिमूव कर दिया। जब एक फैटी एसिड रिमूव कर गया तो ये देखो फैटी एसिड, भाई एक फैटी एसिड निकल गया ना, प्लस ये देखो एक मैंने यहां लिख दिया। अब ये फैटी एसिड बेचारा ये निकल गया, ये फैटी एसिड निकल गया। दिस इज द डाइग्लिसराइड। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देता है। ठीक है। तीसरा रेनिन। रेनिन सिर्फ इन्फेंट में पाया जाता है, सिर्फ चिल्ड्रन में पाया जाता है। ये करता क्या है? मिल्क में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 1 मिनट और लूंगा मैं, कुछ नहीं है। ये रेनिन सिर्फ किस में पाया जाता है? फाउंड इन इन्फेंट, बच्चों में पाया जाता है। किसमें? बच्चों में पाया जाएगा। करेगा क्या? ये रेनिन कैसीन प्रोटीन को, किसको? कैसीन प्रोटीन। ये कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिल्क में होता है ये कैसीन प्रोटीन। तो रेनिन क्या करेगा? इस कैसीन प्रोटीन पर अटैक करेगा और इसको बदलेगा पैरा कैसीन में, और फिर इस पैरा कैसीन पर पेप्सिन अटैक करेगा जो कि स्टमक में सिक्रेट होता है, पेप्टिक सेल ही सिक्रेट करता है। ये पेप्सिन क्या करेगा? अब इस पैरा कैसीन पर अटैक करेगा और फिर इसको तोड़ देगा पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में तोड़ देगा। यहाँ पर
इतना ही डाइजेशन कर सकता है ये पेप्सिन और रेनिन। आगे का इसका डाइजेशन, अब ये पेप्टाइड स्मॉल इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा, तो आगे हम देखेंगे। स्टमक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अगले क्लास में जब आएंगे तो अगले क्लास में हम पैंक्रियास और लीवर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।